कि बॉडी में क्या इंसुलिन कम बनना या फिर ना बनना। जी मैम। हाँ, तो अगर बॉडी में इंसुलिन या तो एकदम भी नहीं बनता है या फिर बनता है लेकिन वो इंसुलिन सेल्स तक नहीं पहुंच पाता है, सेल्स में एंटर नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता रहता है, तब हम उसको डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस क्या है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई ब्लड शुगर लेवल ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट्स इन इंसुलिन सिक्रीशन, इंसुलिन एक्शन और बोथ। तो डायबिटीज मेलाइटिस ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, और ये किस वजह से होता है, ये हाई ब्लड शुगर लेवल की वजह से होता है। और अगर ये हाई ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा दिनों तक रहे तो इसके अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और ये हाई ब्लड शुगर लेवल क्यों होता है, या तो इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं हो रहा है, इंसुलिन बन नहीं रहा है सही से, या फिर बन तो रहा है लेकिन वो अपना एक्शन नहीं कर पा रहा है, जो उसका रियल एक्शन है वो अपना एक्शन नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, फरमान अपना माइक ऑफ करना, सिर्फ जब ज़रूरत हो तब आप ऑन करना। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ मेलाइटिस की, फैमिली हिस्ट्री मतलब किसी के फादर को या किसी के ग्रैंडफादर को डायबिटीज़ मेलाइटिस है, तो उन्हें भी डायबिटीज़ मेलाइटिस होने का डर होता है। ओबेसिटी, ओबेसिटी ज़्यादातर आप देखना टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, आगे जाके हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस के, तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है वो ओबीस लोगों में होता है, जो ज़्यादा ओबीस लोग होते हैं उनमें होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। रेस एंड एथनिसिटी, रेस और एथनिसिटी, अफ्रीकन रेस, अमेरिकन रेस और हिस्पैनिक अमेरिकन, इनमें ज़्यादातर नज़र आता है डायबिटीज़ मेलाइटिस। कई सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो रेस के हिसाब से होती हैं, रेस मतलब कि इंडियन, अफ्रीकन, एशियन, तो ये क्या है, ये रेस है। ठीक है, तो रेस के हिसाब से कई सारी बीमारियां होती हैं, तो डायबिटीज़ मेलाइटिस ज़्यादातर अमेरिकन या अफ्रीकन में ही देखा जाता है। एज, और इसको हम डेवलप्ड कंट्रीज़ का डिजीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ में लोगों को होता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो लोग रह रहे हैं उन्हें ज़्यादातर होता है। अब जाकर ये इंडिया में भी बहुत नज़र आने लगा है। एज 45 ईयर्स एंड अबव, तो अगर जिनका एज 45 से ज़्यादा है उनमें ज़्यादातर डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है। प्रीवियसली आइडेंटिफाइड इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, अब क्या उन लोगों में ज़्यादा डायबिटीज़ मेलाइटिस होने का डर होगा जिनका फास्टिंग ग्लूकोज अगर ज़्यादा आए, सपोज करो कि किसी का फास्टिंग ग्लूकोज ज़्यादा आ रहा है कुछ दिनों से, लेकिन उसको डायबिटीज़ नहीं है। डायबिटीज़ तब होता है जब फास्टिंग ग्लूकोज 126 mg/dl से ज़्यादा होता है, तब हम उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं। लेकिन अगर फास्टिंग जो है 120 आ रहा है या 119, 115 आ रहा है फास्टिंग, नॉर्मल फास्टिंग कितना होना चाहिए, अगर किसी का फास्टिंग 100 भी आ रहा है तो ये भी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन इसको हम डायबिटीज़ मेलाइटिस नहीं बोलेंगे। अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल 126 या 126 से ऊपर आ रहा है फास्टिंग में, तब हम उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलेंगे। फास्टिंग ब्लड शुगर नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कितना होता है? 60 to 100। 60 to 100? नो, 60 to 90 होगा।
हाँ ठीक है 60 एक्चुअली कम है, 60 कम है, 70 to 100 आप ले सकते हो, ठीक है। 60 कम है, 70 to 100 आप ले सकते हो। ओके मैम। हाँ तो 70 to 100 ठीक है। अब अगर किसी का 110 आ रहा है या 115 आ रहा है तो आप इसमें आप ये तो बोल सकते हो कि हाँ कि ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है, फास्टिंग के हिसाब से ज़्यादा है, लेकिन आप इसको डायबिटीज़ नहीं कंसीडर करोगे। डायबिटीज़ तभी कंसीडर होता है जब ब्लड शुगर लेवल बार बार चेक करने पर 126 से अबव आ रहा है फास्टिंग में, तब हम उसको डायबिटीज़ कंसीडर करेंगे। तो अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा आ रहा है पर इतना ज़्यादा नहीं कि हम उसको डायबिटीज़ कंसीडर करें, तो वो भी हो सकता है आगे जाकर रिस्क पर रहे ऑफ गेटिंग डायबिटीज़ मेलाइटिस। अगर वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेगा, किसी का ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा आ रहा है 100 या 100 से थोड़ा सा ज़्यादा ही आ रहा है ब्लड शुगर लेवल, बार बार ज़्यादा आ रहा है और वो अपने लाइफस्टाइल पे कंट्रोल नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता और ज़्यादा मीठा खाता है, तो ये हो सकता है कि आगे जाकर उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाए। समझ में आ रही है बात? यस मैम। आगे Yes, ma'am. आपको आपको क्लियर हो जाएगा प्री डायबिटीज़ क्या होता है और डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है। कब हम कंसीडर करेंगे कि पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ठीक है। नॉर्मल लेवल से अगर शुगर लेवल थोड़ा सा हाई रहता है तो तब हम उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस नहीं बोलते, तब हम उसे प्री डायबिटीज़ बोलते हैं कि थोड़ा सा शुगर लेवल हाई तो है पर उसको हम डायबिटीज़ नहीं बोलेंगे। अगर 126 mg/dl से ज़्यादा है शुगर लेवल फास्टिंग में, तब हम उसको डायबिटीज़ बोलेंगे। और खाने के 2 घंटे बाद 200 या 200 से ज़्यादा है शुगर लेवल, तब हम उसको डायबिटीज़ बोलेंगे। वैसे नॉर्मल कितना होता है, रैंडम या पोस्ट पैरेंडियल नॉर्मल कितना होता है? नो, रैंडम ब्लड शुगर 120 mg पर डे है, नॉर्मल माना हाँ जाता है। ठीक है, रैंडम में 120 पर mg, 80 to 120 पर mg पर डी 80 to 120 mg पर dl हम नॉर्मल मानते हैं, ठीक है, रैंडम में। लेकिन अगर किसी का 150 आ रहा है, 150 हाई है, but it will not be considered as diabetes mellitus, it will be considered as pre-diabetes, डायबिटीज। ठीक है। 200 या 200 से ज़्यादा अगर ब्लड शुगर बार बार लेने पर 200 या 200 से ज़्यादा आ रहा है तो तब हम उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस कंसिडर करेंगे। अगर किसी का बार बार 150 आ रहा है तो तब हम उसको ये बोलते हैं कि अपने डाइट पे कंट्रोल करें, अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करें, कम कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें लें, एक्सरसाइज करें, तब हम उसको ये एडवाइस करते हैं। फ़ौरन ही मेडिकेशन स्टार्ट नहीं करते। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर किसी का बार बार 150 160 आ रहा है तो वो आगे जाकर उसको डायबिटीज़ हो सकता है अगर वो कंट्रोल ना करें तो। समझ में आ रही है बात? यस मैम। तो नॉर्मल वैल्यू पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नॉर्मल वैल्यू पता नहीं है तो आप ये नहीं बता सकते कि पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है या नहीं है। आप ये नहीं बता सकते कि पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल हाई है या पेशेंट प्री डायबिटिक है। ये सारी चीज़ें आप तभी बता सकते हैं जब आपको नॉर्मल वैल्यू पता हो। हाइपरटेंशन, अगर किसी को हाइपरटेंशन है, इवन देन दे आर एट द रिस्क ऑफ गेटिंग डायबिटीज मेलाइटिस। कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर किसी का हाई है तब भी, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर हाई है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ या फिर
हिस्ट्री है जेस्टेशनल डायबिटीज की या फिर डिलीवरी ऑफ बेबीज ओवर 9 पॉन्ड्स. What is gestational diabetes mellitus? Gestational diabetes mellitus क्या होता है? मैम हाँ मैम ये जो जो प्रेगनेंसी लेडीज होती है मैम, ये उनमें होता है बट हाँ ये मैम ये कुछ टाइम के लिए होता है। हाँ ठीक है. ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान होता है. जो प्रेग्नेंट होती है उनमें कभी कभी डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है. ठीक है, सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी को डायबिटीज मेलाइटिस है देन इट इज नोन एज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस. ठीक है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी को डायबिटीज मेलाइटिस है देन इट इज नोन एज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस. और अगर किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस हुआ है, प्रेगनेंसी के दौरान किसी को डायबिटीज मेलाइटिस हुआ है, तो ये हो सकता है कि लाइफ में आगे जाकर उसको डायबिटीज मेलाइटिस हो. वैसे तो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस प्रेगनेंसी जब खत्म हो जाती है, बच्चा पैदा हो जाता है तो ठीक हो जाता है, लेकिन दे आर एट द रिस्क ऑफ गेटिंग डायबिटीज मेलाइटिस लेटर इन लाइफ. कभी भी हो सकता है. समझ में आ रही है बात? तो उन्हें अपने डाइट पर, अपने लाइफस्टाइल पे कंट्रोल करना चाहिए ताकि आगे जाकर कभी उन्हें डायबिटीज मेलाइटिस ना हो. इज दैट क्लियर? यस मैम। पेशेंट क्या होते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के? मेनली 3 क्लासिफिकेशन है इसके. टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस और जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस. और कई बार डायबिटीज मेलाइटिस किसी और डिजीज कंडीशन की वजह से भी होता है. ठीक है, अब प्री डायबिटीज, तो जैसे मैंने आपको बताया प्री डायबिटीज क्या है. प्री डायबिटीज हम तब कंसीडर करते हैं कि पेशेंट इज़ अ प्री डायबिटिक पेशेंट जब पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल थोड़ा बहुत हाई है, लेकिन इतना हाई नहीं है कि हम उसको डायबिटीज़ में कंसीडर करें. ठीक है, तो तब हम उसको बोलते हैं कि पेशेंट इज़ अ प्री डायबिटिक पेशेंट. कि जब ब्लड शुगर लेवल हाई होता है पर इतना हाई नहीं है कि उसको हम डायबिटीज़ में कंसीडर करें, तो तब हम पेशेंट को बोलते हैं प्री डायबिटिक पेशेंट. और ये जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं इनका ब्लड शुगर लेवल हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइज से और फूड में कम शुगर लेने से, डाइट चेंजेस से, इन सब चीज़ों से हम उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन अगर कभी किसी का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता तो वो आगे जाकर डायबिटीज़ हो सकता है उस पेशेंट को. समझ में आ रहा है आपको प्री डायबिटीज़ क्या होता है? मैम किसी पेशेंट का सडनली मतलब जल्दी में कुछ ही शुगर लेवल बढ़ा हो तो वो प्री डायबिटिक कहलाता है. और हाँ उसको लाइफ स्टाइल से चेंज वगैरह कर सकते हैं, खान पीन से, लाइफ स्टाइल से. अगर हमने उसमें लापरवाही बरती तो आगे जाके डायबिटीज हाँ, आगे मेलाइटिस का जाके रूप. उन्हें डायबिटीज़ हो सकता है. टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस, कोई मैम डाउट? आवाज साफ नहीं आ रही आपकी. मेरी आवाज़ साफ नहीं आ रही? नहीं इतना मैम. हमको भी साफ आ गया. जी मैम हमको आपका साफ आ रहा है। कनेक्शन आपका कनेक्शन हो सकता है कि बीच बीच में टूट रहा हो. सबको नहीं आ रही मेरी आवाज़ साफ कि सिर्फ आपको नहीं आ रही? सीमा अब तो आ रही है. आ रही है? ठीक है. अगर अगर ये बीच में नहीं आती तो आप प्लीज़ मुझे रोक लेना. अगर कहीं पर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे रोक लेना. ठीक है. ओके मैम. टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी बोलते हैं और जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं. जुवेनाइल का मतलब होता है कि बच्चों में जो डायबिटीज़ होती है, बचपन में जो डायबिटीज़ होती है उसको हम
जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं। और टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस क्या है? टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में पैंक्रियाज इंसुलिन बनाती ही नहीं और इसीलिए पेशेंट को बाहर से इंसुलिन की ज़रूरत होती है और इसीलिए हम इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाती और बाहर से पेशेंट को इंसुलिन की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। समझ में आ रही है बात? जी मैम। और जुवेनाइल डायबिटीज भी इसको हम कहते हैं। जुवेनाइल डायबिटीज क्यों कहते हैं? जुवेनाइल का मतलब होता है जो डायबिटीज मेलाइटिस बच्चों में होता है उन्हें हम जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस ये बड़ों में होता है, जैसे यहाँ है अडल्ट ऑनसेट ऑफ डायबिटीज, अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज ये बड़ों में होता है। 45 इयर्स एंड अबव की एज में जिन लोगों को डायबिटीज होता है वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होता है। और इसमें पैंक्रियाज इंसुलिन तो बनाती है लेकिन वो इंसुलिन सेल्स तक, मसल्स तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, वो इंसुलिन सही से सेल्स तक नहीं पहुंच पाता और सेल्स तक नहीं पहुंचने की वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता रहता है और यहाँ पर पेशेंट को बाहर से इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती, दवाइयों से ही हम ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर पाते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। और ये वाला डायबिटीज मेलाइटिस जो है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस ये ज़्यादातर ओबीस पेशेंट को होता है। ओबीस मतलब जो लोगों का वेट बहुत ज़्यादा होता है ना, उन पेशेंट्स को होता है। ठीक है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, जो एक्सरसाइज नहीं करते, उनमें होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये प्रेग्नेंट विमेन में ज़्यादा होता है। अब साइन एंड सिम्टम्स, अब आप मुझे बताओ साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? सी कीप योर माइक म्यूट, सिर्फ जब ज़रूरत होती है ना तब माइक को अपने माइक को म्यूट ऑफ करो, अदरवाइज म्यूट पे रखो। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के? आपने ये पहले पढ़ा होगा ना, ये डिजीज कंडीशन। पैरामेडिकल सेकेंड ईयर, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के? मैम वीकनेस आएगी। ठीक है, और मैम और मैम ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है? नहीं, ब्रेडिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया नहीं होता इसमें। मैम पेशेंट को बार बार यूरिनेशन आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। किसने बोला ये? मैम अंकित। अंकित, वेरी गुड अंकित। पेशेंट को बार बार यूरिन आएगा। तीन इम्पॉर्टेंट साइंस होते हैं, 3 इम्पॉर्टेंट साइंस, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया मतलब पेशेंट को बार बार यूरिन आएगा। पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया मतलब पेशेंट को बार बार प्यास लगेगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। और पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया मतलब पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। समझ में आ रही है बात? पेशेंट को इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो पॉलीयूरिया, बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, हर थोड़ी देर में यूरिन पास करने को जाता है पेशेंट। पॉलीडिप्सिया, पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। और पॉलीफेजिया, बहुत ज़्यादा पेशेंट को भूख लगती है। और फटीग तो होता ही है, जैसे आपने बोला वीकनेस होगी, हाँ ये तो होता ही है।
ठीक है। जी मैम। Excuse me. Then there will be sudden vision changes. There will be sudden vision changes. Sudden vision changes मतलब कि पेशेंट को हो सकता है कि दिखाई देना थोड़ा कम दिखाई देने लगे, ठीक है, और सुन हो जाएंगे, हाथ पैर सुन होने लगेंगे, झंझनाहट सी रहेगी, ड्राई स्किन हो सकती है, और अगर कहीं पर चोट लगे तो वो जल्दी से वो चोट ठीक नहीं होगी, बार बार इन्फेक्शन हो सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, वेट लॉस होता है पेशेंट का, एकदम से वज़न घट जाता है पेशेंट का। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स कौन कौन से है? ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा यूरिन पास होना और ज़्यादा भूख लगना, ये तीनों जो है इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। और इसके अलावा पेशेंट को क्या होता है? वीकनेस होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, ठीक है, और वेट लॉस भी होता है। फिर बाकी के जो सिम्टम्स हैं वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। समझ आ रही है बात? यस मैम। अब हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटिस है? तो पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटिस है, उसके लिए हम क्या करते हैं? हम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्टिंग करते हैं, ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग करते हैं। ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग हम फास्टिंग में भी कर सकते हैं, या फिर हम रैंडम भी कर सकते हैं, या फिर हम पोस्ट पैरेंडियल भी कर सकते हैं। पोस्ट पैरेंडियल का मतलब है खाने के 2 घंटे बाद जो हम टेस्टिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं पोस्ट पैरेंडियल टेस्टिंग, ठीक है। फास्टिंग 8 घंटे कुछ नहीं खाने के बाद जो हम टेस्टिंग करते हैं उसको हम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग बोलते हैं। रैंडम का मतलब है हम दिन में कभी भी, चाहे पेशेंट ने कुछ खाया हो या नहीं खाया हो, दिन में कभी भी अगर हम पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कर रहे हैं तो तब हम उसको बोलते हैं रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्टिंग। समझ आ रही है बात? यस मैम। ठीक है। उसके बाद हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी करते हैं। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इतना कॉमन नहीं है, जो कॉमन है वो ऊपर के 3 है और उसके अलावा HbA1c कॉमन है। HbA1c क्या होता है? HbA1c सुना है आपने? किसी डायबिटीज Yes, ma'am. पेशेंट का HbA1c करते हैं। यस मैम। मैम नहीं सुना। ये मैम 3 महीने पुराने डायबिटिक का परसेंटेज दिखाता है। हाँ, HbA1c में हम ये देखते हैं पिछले 3 महीने में कितना पेशेंट का ग्लूकोज लेवल कितना था, पिछले 3 महीने में उसका परसेंटेज निकाल के देखते हैं। नॉर्मल वैल्यू 4 to 5.6% होता है। 7 या 7 से ऊपर 7% से ऊपर अगर है तो मतलब पिछले 3 महीने में पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई था और हम उसको डायबिटीज कंसीडर कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? यस मैम। ये हम प्रीवियस का देखते हैं, प्रीवियस 3 मंथ्स का देखते हैं। अब यहाँ पे देखो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है नॉर्मल पेशेंट के लिए? 70 to 99 या 70 to 100 mg/dl। मील्स के बाद लेस देन 140 mg/dl। और HbA1c नॉर्मल फॉर अ पर्सन विदाउट डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ नहीं हुई हो जिसे, उसका 4 to 5.6% या 5.7% हम कंसिडर कर सकते हैं। 7 से ज़्यादा है तो मतलब पेशेंट को डायबिटीज़ है, ठीक है। यस मैम। अब क्राइटेरिया क्या होता है डायबिटीज़ मेलाइटिस का? अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 126 या 126 mg या फिर 126 mg/dl से ज़्यादा है तब हम उसको डायबिटीज़ कंसीडर करते हैं। और अगर
रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल 200 mg/dl से ज़्यादा है तब उसको डायबिटीज़ कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो नॉर्मल वैल्यू कितनी है रैंडम में, 140 से नीचे होना चाहिए रैंडम, ठीक है। लेकिन अगर किसी का 160 आता है, 170 आता है, तो तब हम उसको डायबिटीज़ कंसिडर नहीं करेंगे। 200 या 200 से ज़्यादा है तभी हम उसको डायबिटीज़ कंसिडर करेंगे। 170 और 180 आता है तो मतलब ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ तो है, पेशेंट इज प्री डायबिटिक बट पेशेंट इज नॉट डायबिटिक। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर है डिफरेंस प्री डायबिटीज और डायबिटिक का? जी मैम। ओके। अच्छा, तो इसका मैनेजमेंट क्या होता है फिर? हाउ डू यू मैनेज डायबिटीज? मैम प्री डायबिटिक का? प्री डायबिटिक का नहीं, डायबिटीज का। मैम डायबिटीज का अगर टाइप 1 है तो मैम वो इंसुलिन पे डिपेंड करेगी सिर्फ। अगर मैम क्या? टाइप 2, अगर मैम T1DM बोलते हैं इसको, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, हाँ अगर वो है तो वो तो इंसुलिन पे डिपेंड है सिर्फ, क्योंकि इसमें ठीक है, बॉडी का टाइप 1 है इंसुलिन तो बनता ही है। इंसुलिन देंगे, ठीक है। फिर टाइप मैम 2 है अगर तो टाइप 2 है तो मैम उसमें मेडिसिन से कंट्रोल करेंगे, क्या टैबलेट बोलते हैं इन मेडिकेशंस को? मेडिसिन को बोलते हैं मैम, आई डोंट नो। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, कॉमनली इनको क्या बोलते हैं? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स बोलते हैं। इसमें जो आप बता रहे हो सबसे कॉमन ड्रग कौन सी होती है? मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन बोल रहे हो ना आप? जी मैम। मेटफॉर्मिन बोलते हैं उसे। मेटफॉर्मिन दवाई होती है जो हम डायबिटीज वाले पेशेंट को ज़्यादातर देते हैं, वैसे और भी बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं इसमें। और इसके मैम जो अलावा हम डायबिटीज, वेट कंट्रोल करने के लिए बोलेंगे, जो ओबीस हैं उन्हें हम एक्सरसाइज करने को बोलेंगे, डाइटरी चेंजेस के लिए बोलेंगे कि अपना डाइट में चेंज करें। जब हम डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को बोलते हैं तो खाने के लिए, तो हम उन्हें ये एडवाइस करते हैं कि वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, ठीक है। डाइट में क्या लेना चाहिए? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना चाहिए और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है जिनमें फाइबर ज़्यादा होता है। फाइबर समझते हो क्या होता है? जैसे मैदा है, मैदा में फाइबर इतना नहीं होता, लेकिन अगर होल व्हीट है, वाइट ब्रेड है, अगर वाइट ब्रेड मैदे से बनती है, वाइट ब्रेड नहीं लेना है क्योंकि इसमें फाइबर नहीं होता। लेकिन अगर होल व्हीट ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है या होल व्हीट ब्रेड है, हाँ, तो इसमें फाइबर ज़्यादा होता है। ये ले सकते हैं डायबिटीज़ वाले पेशेंट, ठीक है। और इन्हें कम से कम 15 to 20% प्रोटीन लेना है ऑफ द टोटल कैलोरीज। 15 से 20% प्रोटीन लेना होता है और 10 से 15% इन्हें फैट भी लेना होता है। समझ आ रही है बात? ज़्यादा डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना है, प्रोटीन भी लेना है पेशेंट को, लेकिन प्रोटीन में ऐसा प्रोटीन नहीं लेना है जैसे कि रेड मीट हो गया। रेड मीट में बहुत फैट होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है वो नहीं लेना है, ठीक है। घी वगैरह ले सकते हैं लेकिन कम लेना है, बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें नहीं लेनी है, क्योंकि डायबिटीज़ वाले पेशेंट को आगे जाके डर होता है कि वो उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए हार्ट की प्रॉब्लम से बचने के लिए उनका कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है डायबिटीज़ वाले पेशेंट का,
तो इसलिए बचने के लिए ज़्यादा फैट नहीं लेना है, ले सकते हैं लेकिन थोड़ा बहुत ही लेना है उन्हें, 10 से 15% ऑफ द टोटल कैलोरीज। और कार्बोहाइड्रेट्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने, जैसे ब्राउन राइस हो गया, ब्राउन ब्रेड हो गए, वो ज़्यादा लेना है, मैदा कम लेना है। और इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा लेने हैं। समझ आ रही है बात? यस मैम। और अल्कोहल इंटेक नहीं होना चाहिए, लिमिट द इंटेक ऑफ अल्कोहल। वो ले तो सकते हैं लेकिन दे हैव टू बी वेरी, इट हैज़ टू बी वेरी लिमिटेड इन डाइट, ठीक है? दे हैव टू लिमिट द इंटेक ऑफ अल्कोहल। और ज़्यादातर आप देख सकते हो, ज़्यादातर उन्हें वो चीज़ें लेनी है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब कि ये जो भी चीज़ हम लेते हैं वो बॉडी में जाकर ब्लड शुगर लेवल को कितना बढ़ाएगी। तो अगर कोई भी चीज़ जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है वो ब्लड शुगर लेवल को ज़्यादा नहीं बढ़ाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो वेजिटेबल्स हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, कुकुम्बर, लेट्यूस, पेपर्स, स्पिनिश, ये जितने भी वेजिटेबल्स हैं इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। तो ये ब्लड में जाने के बाद या हमारी बॉडी में जाने के बाद ब्लड शुगर लेवल को ज़्यादा नहीं बढ़ाता, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखो वाइट ब्रेड, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, तो मतलब ये ब्लड में जाने के बाद ये ब्लड शुगर लेवल को ज़्यादा बढ़ाएगा, बॉडी में जाने के बाद ब्लड शुगर लेवल को ज़्यादा बढ़ाएगा। तो हम ऐसी चीज़ें लेते हैं जैसे कि होल व्हीट ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड ले सकते हैं, खसखस ले सकते हैं, और ब्राउन राइस ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा। फ्रूट्स में भी मैंगो हो गया, बनाना हो गया, ये जाकर ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ा सकता है, तो मैंगो वगैरह इनको लेने के लिए मना करना है। वाटरमेलन भी, जो बहुत ज़्यादा मीठे फल होते हैं, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक है? डेयरी प्रोडक्ट्स में ये लो फैट मिल्क ले सकते हैं, लो फैट मिल्क हो गया ये, और सोया मिल्क हो गया, सोया मिल्क हो गया, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, लो फैट वाली चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन आइसक्रीम या योगर्ट, आइसक्रीम हो गया या फुल फैट वाला दूध हो गया, इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ना वो ज़्यादा होता है, तो ये हमें उनको बोलना है कि ये कम लें, लो फैट चीज़ें ज़्यादा लें, ठीक है? प्रोटीन्स में ज़्यादातर वो बीन्स खाएं, पीनट्स खाएं, दाल खाएं, और नॉनवेज भी खा सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं खाएं। रेड मीट एकदम कम ही कर दें, रेड मीट बहुत ही कम होता है, वो रेड मीट एकदम कम कर दें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। सो इट इज़ टाइम नाउ, you can go for your next class, we will continue in next class। कल फिर से हम इसको कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है? ओके मैम। थैंक यू सो मच। इसी टाइम पर आ जाना सब। जी मैम। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।